गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 45 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड से। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ साथ जो हमारी यूनिट 5 है वो भी आज इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो जो हमारा SAPM का जो सिलेबस है वो आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर से। तो आज का जो हमारा लेक्चर मैंने जिस तरीके से बताया, आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, और ये पूरा जो लेक्चर रहेगा वो हमारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ए म्यूचुअल फंड इज एन ओपन एंड प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड दैट पुल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर टू परचेज सिक्योरिटीज। दीज इन्वेस्टर्स में बी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन ए नेचर। कि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ओपन एंड प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि पूल करता है उस मनी को जो कि मैनी इन्वेस्टर्स की होती है जब वो किसी सिक्योरिटीज़ को परचेज करता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर हम बात करें उनकी, तो वो हमारे रिटेल या इंस्टीट्यूशनल होते हैं नेचर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड के अंदर इंडिया के अंदर। तो ऑल म्यूचुअल फंड आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे फंक्शन विद इन द प्रोविजन ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। द ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय द सेबी। कि अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड जो रजिस्टर्ड हैं वो सेबी के अंदर हैं, और जो फंक्शन है सेबी का उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं तो उसके अंदर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि जो इन्वेस्टर की जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं म्यूचुअल फंड के उनको सेबी जो होती है हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो मॉनिटर रेगुलरली करती रहती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है हु कैन सेल द म्यूचुअल फंड इन इंडिया, कि कौन म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकता है इंडिया के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं कि एज़ पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन ऑल MFDs must fulfill the following two requirements before engaging in a sale or a distribution of mutual fund products, namely obtain the relevant certification of the National Institute of Securities Management NISM and the register with the Association of Mutual Fund in India AMFI and obtain AMFI registration number is ARN। कि अगर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कौन सेल कर सकते हैं इंडिया के अंदर, तो जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है MFD मतलब म्यूचुअल फंड डिपॉजिट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम लोग किसी भी सेल से पहले इंगेज हों और डिस्ट्रीब्यूट करें अपने उन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को, जो कि इस तरीके से हैं कि अगर हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मीन्स NISM, और जो भी रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड के एसोसिएशन के इंडिया के अंदर AMFI, और ऑब्टेन करते हैं AMF रजिस्ट्रेशन नंबर को मीन्स की ARN नंबर को। अगर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो लाइकली वाइज बिफोर बीइंग एम्प्लॉयड इन सेल एंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स एम्प्लॉय ऑफ MFDs आर द also required to obtain the relevant NISM certification and register with AMFI and obtain employees unique identification number EUIN। तो अगर हम देखें कि जो भी हमारे जो भी ये एम्प्लॉयड हैं तो उनको जो भी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के अंदर, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं MFD के मीन्स म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट के, उनको रिक्वायर होता है कि वो ऑब्टेन करें एक रिलीवेंट NSIM सर्टिफिकेट जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, और इसको रजिस्टर किया जाता है AMFI से मीन्स के एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया से। और जो भी ऑब्टेन होते हैं ये वो एक EUIN से होते हैं। EUIN मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो एम्प्लॉय का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि उससे जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स है उनको ऑब्टेन किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स की। तो अगर हम टाइप्स और क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं म्यूचुअल फंड का, तो पहला जो म्यूचुअल फंड का टाइप है वो क्या किस पे बेस है, एसेट क्लास पे बेस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लास आर कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूचुअल फंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 सब कैटेगरीज। कि अगर हम एसेट क्लास के बेसिस पे कैरेक्टराइज करें अपने म्यूचुअल फंड को तो वो 8 तरीके के हैं। पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स क्या है, वो फंड जो प्राइमली हमने किसी इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और जो भी शेयर्स है हमारे वेरियस कंपनीज़ के अंदर। तो अगर हम बात कर रहे हैं उन फंड्स की जो कि हमारे वेरियस कंपनीज़ के अंदर हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं इक्विटीज़ और शेयर्स के अंदर,
तो हम ये कहते हैं कि इनका जो ट्रेंड होता है वो रिप होता है हाई रिटर्न के अंदर, और जनरली इसके अंदर कंसिडर होती है हाई रिस्क। कि अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो इसके अंदर जो रिटर्न्स होते हैं वो हाई होते हैं म्यूचुअल फंड के, और जो रिस्क होती है वो भी बहुत हाई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है हमारा डेप्ट फंड। दिस फंड इन्वेस्ट इन द मल्टीपल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग फिक्स्ड इनकम एसेट्स, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ सेफ फंड बिकॉज डिस्पाइट द मार्केट फ्लक्चुएशन देयर रिटर्न्स आर सेट। कि अगर हम फंड्स की बात करें, जो डेप्ट फंड्स होते हैं, ये जो फंड्स हैं ये इन्वेस्ट किए जाते हैं मल्टीपल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जिनके अंदर इंक्लूड किया जाता है फिक्स्ड इनकम एसेट्स को, डिबेंचर्स को और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। और ये कंसिडर होते हैं कि ये हमारे सेफ फंड होते हैं, क्योंकि जो भी डिस्पाइट है मतलब हमारे मार्केट फ्लक्चुएशंस का, मतलब कि जो भी मार्केट चेंजेस हैं वो इसके रिटर्न को सेट करते हैं, कि जिस तरीके का मार्केट होएगा उसी तरीके के इसके रिटर्न होंगे। कौन से? हमारे डेप्ट फंड, म्यूचुअल फंड के। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। आल्सो रेफर टू एज ए बैलेंस्ड फंड, दे यूजुअली इन्वेस्ट इन द डिफरेंट एसेट क्लास irrespective of the proportion of the debts and equities involved. This ensures that the risk and return remain in sync, thus striking a perfect balance। कि जो हाइब्रिड फंड्स है उनको हम रेफ़र करते हैं बैलेंस फंड से, कि इनको हम बैलेंस फंड भी कहते हैं, और ये यूजुअली इन्वेस्ट किए जाते हैं डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर। और इसके जो हम ये देखें कि जो हमारे डिफरेंट एसेट्स क्लास हैं जिनके अंदर हम बैलेंस फंड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो भी प्रपोर्शन है डेप्ट और इक्विटीज़ का उसको इन्वॉल्व किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी रिस्क और रिटर्न है वो रिमेन क्या होंगी, साइक्लिक मीन्स कि चेंजेस होंगी, और उससे ये होगा कि जो हमारे बैलेंस फंड है वो परफेक्टली बैलेंस हो सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट फंड। दिस फंड इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क फ्री एज द रिटर्न थ्रू मॉडरेट एंड आर ऑलमोस्ट इमीडिएट। कि अगर हम मनी मार्केट फंड्स की बात करें तो ये वो फंड्स होते हैं जिनको इन्वेस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जैसे कि हमारी ट्रेजरी बिल्स। तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं मनी मार्केट फंड्स को, तो ये रिस्क फ्री होते हैं किसी रिटर्न के अंदर, और ये जो रिस्क फ्री होती है वो पहले मॉडरेट होती है, उसके बाद इमीडिएट होती है, जिससे कि हम ये कहते हैं कि जो ये इस एक तरीके का रिस्क फ्री रिटर्न फंड होता है। दिस फंड्स आर बेसिकली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स एज such they have all the features of the open-ended fund, but they invest in the highly liquid and the safe security like commercial paper, bankers acceptance certificate of deposits, treasury bills, etc. These instruments are called money market instruments. They take the place of share, debenture and bonds in a capital market। कि अगर हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट फंड्स की, तो ये फंड्स जो हैं बेसिकली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो भी फीचर्स हैं मनी मार्केट फंड्स के वो सेम ओपन एंडेड फंड्स की तरह ही होते हैं। तो अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको हाईली लिक्विड के अंदर, तो इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि एक सेफ सिक्योरिटी होती है, जैसे कि हमारे कॉमर्शियल पेपर्स, बैंकर एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स। और अगर हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इनको हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि हमारे कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, या बैंकर्स एक्सेप्टेंस, या CODs हो गई, मीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या ट्रेजरी बिल्स। तो ये तरीके के जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है इनको हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, और इनको हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो दे टेक द प्लेस ऑफ शेयर, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स इन द कैपिटल मार्केट। तो जो हमारे शेयर्स या डिवेंचर और बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कैपिटल मार्केट के अंदर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंड की, तो वो है हमारा सेक्टोरल फंड्स। Just as the name suggests, sectoral funds make investment in the well-defined market sector like infrastructure, real estate, or finance. The returns of these funds are entirely depend upon the performance of specific sector। कि अगर हम देखें जो सेक्टोरल फंड है उसी के नाम से ये सजेस्ट हो रहा है कि जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं वो उन इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं जो कि एक वेल डिफाइंड मार्केट या सेक्टर्स के अंदर होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और फिनेंस के अंदर। अगर हम बात करें सेक्टोरल फंड्स की, तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हम किसी मार्केट सेक्टर के अंदर करते हैं, जैसे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रियल एस्टेट हो गई, या फिनेंस हो गया। तो जो भी रिटर्न है इस फंड के वो एंटायरली डिपेंड होते हैं कि एक स्पेसिफिक सेक्टर की किस तरीके की परफॉर्मेंस है। अगर एक स्पेसिफिक सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस है तो हमारे रिटर्न भी अच्छे होंगे, और अगर एक स्पेसिफिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो लो है, मीन्स कम है, तो हमारा जो रिटर्न है वो भी कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। टू सिंपली पुट इन, इंडेक्स फंड्स आर इक्विवेलेंट टू द बाइंग शेयर फॉर द लिस्टेड एक्सचेंज लाइक BSE और NSE। द रिटर्न्स वैरी विद द मूवमेंट ऑफ द इंडेक्स
एंड आर दस सब्जेक्ट टू द मार्केट स्विंग्स। कि हम देखें कि जो इंडेक्स्ड फंड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं जब हम किसी शेयर्स को बाई कर रहे हैं जो भी हमारे लिस्टेड एक्सचेंज के अंदर, जैसे कि बीएसई और एनएसई के अंदर। अगर मैं किसी भी शेयर्स को एक लिस्टेड एक्सचेंज से मीन्स बीएसई और एनएसई से बाई कर रहा हूँ तो वो हमारे इंडेक्स फंड्स होते हैं, और जो भी इनका रिटर्न वैरी होता है वो इंडेक्स के मूवमेंट के बेसिस पे वैरी होता है, मीन्स चेंज होते हैं। और ये हम बोल सकते हैं कि जो भी रिटर्न है जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे मार्केट स्विंग्स मार्केट के चेंजेस से भी हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फंड की, वो है हमारा टैक्स सेविंग फंड। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस फंड इज टू बी इनेबल एन इन्वेस्टर टू क्लेम टैक्स डिडक्शन स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। विद दिस इन माइंड दे solely इन्वेस्ट इन द टैक्स सेविंग स्कीम। कि अगर हम जो टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो इस जो टैक्स सेविंग फंड का जो प्राइमरी पर्पज होता है इस फंड्स का, कि वो इनेबल करता है कि इन्वेस्टर को कि वो अपने टैक्स डिडक्शन को क्लेम करे एक स्पेसिफाइड इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं उसके अंदर हम एक इन्वेस्टर है वो क्लेम कर सकता है अपने टैक्स डिडक्शन को। तो हम ये कहते हैं कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टैक्स सेविंग स्कीम में उनको हमें माइंड में रखना चाहिए। लास्ट है हमारा फंड्स ऑफ फंड। इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज द फंड्स ऑफ फंड्स इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स। द रिटर्न रिसिव्ड डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड बीइंग इन्वेस्टेड इन। कि अगर हम बात कर रहे हैं फंड्स ऑफ फंड की, तो जो भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो जो फंड ऑफ फंड है वो इन्वेस्ट होता है अदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो जो भी रिटर्न होते हैं फंड ऑफ फंड के वो डिपेंड होते हैं कि फ़ंड की किस तरीके की परफॉर्मेंस है जब उसको इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बेसिस के बात करते हैं कि नेक्स्ट जो बेसिस है म्यूचुअल फंड का उसको किस तरीके से किया गया है। तो वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। दीज आर ओपन एंडेड फंड्स और दूसरे कौन से होते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। कि अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे म्यूचुअल फंड को कैरेक्टराइज कर रहे हैं तो वो हमारे दो तरीके के फंड होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। पहले हम समझते हैं ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं। द ओपन एंडेड फंड्स आर द टाइप ऑफ फंड्स विच आर अवेलेबल टू बी ब्रॉट एंड रिडीम्ड अक्रॉस द ईयर। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट टाइमलाइन आफ्टर विच दे एक्सपायर। However, this purchase can be undertaken only at the prevailing net asset value means NAV. They are typically preferred by the investor because they offer instant liquidity. कि अगर हम ओपन एंडेड फंड की बात करें तो ये वो उस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं कि उनको हम ब्रॉड करें, ख़रीदें किसी ईयर के अंदर, जो कि हम उनको अपने पर्टिकुलर फंड्स को रिडीम कर सकें। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं ओपन एंडेड फंड की, तो जो इसकी टाइमलाइन होती है वो एक्सपायर के बाद की होती है। मतलब कि इसकी कोई भी एक टाइमलाइन नहीं होती, ये कभी भी एक्सपायर्स नहीं होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम ओपन एंडेड फंड्स को परचेज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लेते हैं अपने प्रिवेलिंग नेट एसेट वैल्यू को, कि जब भी मैं ओपन एंडेड फंड्स को परचेज़ करूँगा तो मैं अंडरटेक करूँगा उसको किसमें, नेट एसेट वैल्यू के अंदर। तो टिपिकली हम प्रीफर कर रहे हैं कि जब भी इन्वेस्टर किसी ओपन एंडेड फंड को ले रहा है तो वो ऑफ़र करता है एक इंस्टेंट लिक्विडिटी को, कि जब भी कोई इन्वेस्टर ओपन एंडेड फंड्स परचेज़ कर रहा है या उनको उनमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंस्टेंट लिक्विडिटी ले सकता है। उसके बाद हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे ओपन एंडेड फंड्स की। तो पहला पॉइंट है हमारा, द इन्वेस्टर इज एश्योर्ड फॉर रेगुलर इनकम एट पीरियोडिक इंटरवल से हाफ ईयरली और ईयरली एट सोन। कि जो इन्वेस्टर होता है वो एश्योर होता है कि जो उसकी रेगुलर इनकम है वो एक पीरियोडिक इंटरवल में हो। तो जैसे कि अगर हम पीरियोडिक इंटरवल की बात करें तो वो हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फंड इज टू डिक्लेयर रेगुलर डिविडेंड्स एंड नॉट कैपिटल एप्रिसिएशन। और अगर हम बात करें ओपन एंडेड फंड्स के ऑब्जेक्टिव की, तो जो ओपन एंडेड फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये उस तरीके के फंड है जो कि डिक्लेयर करता है एक रेगुलर डिविडेंड को, और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है, द पैटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स हाई एंड फिक्स्ड इनकम यील्डिंग सिक्योरिटीज़ लाइक डिवेंचर एंड बॉन्ड्स एटसेट्रा। कि जो पैटर्न है हमारे इन्वेस्टमेंट का वो ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स हाई मीन्स की ऊंचाई की तरफ। कि अगर हम जो पैटर्न देख रहे हैं इस तरीके के इन्वेस्टमेंट की तो वो हाई होते हैं, और जो फिक्स्ड इनकम हम यील्ड करते हैं मीन्स कि जो भी हम फिक्स्ड इनकम ले रहे हैं सिक्योरिटीज़ के अंदर वो हमारे डिवेंचर और बॉन्ड्स हो सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट सूटेड टू द ओल्ड आर रिटायर्ड पीपल हु मे नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम। कि अगर हम इनकी बात करें तो ये जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं
ये बेस्ट जो सूटेड किए जाते हैं वो ओल्ड पर्सनस के लिए किए जाते हैं या रिटायर्ड पर्सन, कि जो लोग ओल्ड हैं या रिटायर्ड हैं उन लोगों के लिए बेस्ट फंड होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। वो हैव नॉट हैव एन रेगुलर इनकम, जिनकी कोई एक रेगुलर इनकम नहीं होती। अगर हम बात कर रहे हैं ओल्ड या रिटायर्ड पीपल की, तो उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, तो ये जो फंड है ये उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इट कंसर्न इटसेल्फ विद द शॉर्ट टर्म गेन्स ओनली, कि जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं वो कंसर्न करते हैं खुद को कि ये शॉर्ट टर्म गेन हमें देंगे, कि मतलब अगर हम बात करें ओपन एंडेड फंड्स की तो ये शॉर्ट टर्म गेन्स देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, वो है क्लोज एंडेड फंड्स। इन कंपैरिजन टू क्लोज एंडेड फंड्स according to a strict timeline, the purchase is often limited to a specific period and the redemption can also be made only a predetermined maturity date। कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्लोज एंडेड फंड्स को, तो जो इसका फंक्शन होता है वो अकॉर्डिंग किसके होता है, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, कि जो हमारे क्लोज एंडेड फंड्स हैं तो जो भी इनका फंक्शन होगा वो एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर होगा। तो जब भी हम परचेज कर रहे हैं किसी एक लिमिट के अंदर, किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो जो भी रिडेम्पशन है उनको हम करेंगे, उनको हम बनाएंगे अपने प्री डिटरमाइंड मैच्योरिटी डेट के अंदर, कि जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट होगी उससे हम अपने इन पर्टिकुलर फंड को रिडीम कर पाएंगे। तो जनरली हम कहते हैं कि जितने भी हमारे लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके अंदर इन्वेस्टर प्रेफर करता है कि वो अपनी मनी को लॉक करे एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए, कि वो अपनी इन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो क्या करता है, अपनी पर्टिकुलर मनी को एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए इन्वेस्ट कर देता है। अंडर दिस स्कीम द कॉर्पस ऑफ द फंड एंड इट्स ड्यूरेशन आर प्री फिक्स्ड। इन अदर वर्ड्स, द कॉर्पस ऑफ द फंड एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्री डिटरमाइंड इन एडवांस। कि अगर हम क्लोज एंडेड फंड की स्कीम को देखें तो जो हमारे फंड का कॉर्पस है किसी ड्यूरेशन के अंदर वो प्रीफिक्स होता है, और अदर वर्ड के अंदर हम बात करते हैं तो जो कॉर्पस है हमारे किसी फंड का उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स को डिटरमाइन किया जाता है एडवांस के अंदर। कि अगर हम बात करते हैं हमारे जो भी कॉर्पस ऑफ द फंड हैं उनको हम पहले ही एडवांस में डिटरमाइन कर लेते हैं। वंस द सब्सक्रिप्शन रिचेज द प्री डिटरमाइंड लेवल, जब एक सब्सक्रिप्शन जो होता है इस पर्टिकुलर स्कीम का वो एक प्री डिटरमाइंड लेवल पे पहुंच जाता है, तो इन्वेस्टर इसकी एंट्री को क्लोज कर देता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, जब फिक्स पीरियड एक्सपायर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा एंटायर कॉर्पस है उसको डिसइन्वेस्ट कर देते हैं और प्रोसीड करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो कि वेरियस यूनिट होल्डर के होते हैं, जो कि प्रपोर्शन किसी होल्डिंग के अंदर होते हैं। तो ये जो फंड होते हैं ये चीज़ करते हैं उन फंड्स को जब हम एक फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं उसके बाद मैं कुछ क्लोज एंडेड के फीचर्स आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो अगर पहले फीचर की बात करें तो द पीरियड एंड और द टारगेट अमाउंट ऑफ द फंड इज़ डेफिनाइट एंड फिक्स्ड बिफोर हैंड, कि जो पीरियड और जो टारगेट होता है यहाँ पे फंड का वो एक डेफिनेट होता है, मीन्स फिक्स्ड होता है। वंस द पीरियड इज़ ओवर एंड द टारगेट इज़ रीच्ड द डोर इज़ क्लोज फॉर द इन्वेस्टर, कि अगर एक बार कोई पीरियड है आपका वो पूरा हो गया हो इस फंड का, तो जो हम कह सकते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर फंड का जो पीरियड है वो ओवर हो गया या हम टारगेट पे रीच कर गए, तो जो इसके डोर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद क्या है, दे कैन नॉट परचेज एनी मोर यूनिट्स, कि अगर हम बात कर रहे हैं क्लोज एंडेड फंड्स की तो यहाँ हम और ज़्यादा यूनिट्स को परचेज नहीं कर सकते। दीज यूनिट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड जनरली देयर इज़ नो रीपर्चेज फैसिलिटी बाय द फंड। अगर हम बात कर रहे हैं इन यूनिट्स की जो कि हम पब्लिकली ट्रेडेड कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो हम कहते हैं कि हम इन फंड्स को दोबारा से रीपर्चेज की फैसिलिटी नहीं होती। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंड इज़ कैपिटल एप्रिसिएशन। और अगर हम बात करते हैं क्लोज एंडेड फंड्स के मेन ऑब्जेक्टिव की, तो जो इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कैपिटल को एप्रिसिएशन करना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द होल फंड इज़ अवेलेबल फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम एंड देयर विल नॉट बाई एनी रिडेम्पशन डिमांड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। कि अगर हम होल फंड जो कि हमारे लिए अवेलेबल है एक एंटायर ड्यूरेशन के अंदर इस स्कीम की में, तो हम उसको कभी भी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग रिडीम नहीं कर सकते जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं हो जाए। तो जो फंड मैनेजर होता है वो मैनेज करता है इसके इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली विदाउट किसी तरीके की मेंटेनिंग के लिए और लिक्विडिटी के लिए, कि अगर जो भी नेसेसिटी है हमारी मेंटेनिंग और लिक्विडिटी को लेके इस पर्टिकुलरी फंड के अंदर,
तो जो फंड मैनेजर होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली तरीके से इन्वेस्ट करता है। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन द एंटायर इन्वेस्टमेंट पर्टेनिंग टू अ क्लोज एंड स्कीम इज लिक्विडेटेड एंड द प्रोसीड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द यूनिट होल्डर्स। कि अगर हम ये कहते हैं कि जब एक टाइम आता है रिडेम्पशन का, तो जो हमारी एंटायर इन्वेस्टमेंट है वो प्रिटेंड हो जाती है क्लोज एंड स्कीम के अंदर, जो कि लिक्विडेटेड होती है। तो उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं कि जो भी हमारे रिडेम्पशन यूनिट्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने यूनिट होल्डर्स के अंदर। फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट मे अट्रैक्ट मोर टैक्स सिंस द एंटायर कैपिटल एप्रिसिएशन इज रियलाइज्ड इन वन स्टेज इटसेल्फ। कि अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर जो फंड के अंदर जो अट्रैक्शन होता है टैक्स का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर हम एंटायर कैपिटल को एप्रिसिएशन में लेते हैं, जो कि रियलाइज़ होती है हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ द मार्केट कंडीशन इज़ नॉट फेवरेबल इट मे आल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टर सिंस ही मे नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कि जो मार्केट कंडीशंस हैं अगर वो फेवरेबल नहीं हैं तो जो इन्वेस्टर है वो इससे अफेक्ट होगा और वो उसको जो भी उसका फुल बेनिफिट है वो उसको नहीं मिलेगा अपने कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर, जो कि उसने अपने पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जनरली द प्राइजेज ऑफ क्लोज एंड स्कीम यूनिट्स आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 40% बिलो देयर नेट एसेट वैल्यू मीन्स NAV। कि जनरली हम ये देखते हैं कि इन क्लोज एंडेड फंड्स के अंदर जो प्राइजेज होती हैं वो क्लोज एंडेड स्कीम के अंदर होती हैं, जहाँ पे यूनिट्स को कोटा कर दिया जाता है एक डिस्काउंट अमाउंट में, जो कि 40% से बिलो होता है अपने नेट एसेट वैल्यू के अंदर। तो मीन्स हम ये कहते हैं कि जो क्लोज एंडेड की जो यूनिट्स होती हैं वो एक लिमिट में होती हैं, मिंट कोटेड मीन्स फिक्स्ड होती हैं, जिसके अंदर जो डिस्काउंट होता है वो 40% से कम होता है नेट एसेट वैल्यू के। इसके बाद हम नेक्स्ट बेसिस की बात करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड का जो नेक्स्ट बेस है वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। कि जब हम अपने म्यूचुअल फंड को कैरेक्टराइज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू क्लासीफाई म्यूचुअल फंड इन द बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टर ऑन दिस ग्राउंड म्यूचुअल फंड कैन बी कैरेक्टराइज एज फॉलोज। कि अगर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को हम बेस कर रहे हैं किससे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से, तो जो इन्वेस्टर है वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी म्यूचुअल फंड को कैरेक्टराइज कर सकता है। तो वो हमारे कुछ इस तरीके के फंड्स होंगे। तो अगर हम पहले फंड की बात करें तो वो हमारा कौन सा है, इनकम फंड। द बेसिक एम ऑफ द इनकम फंड इज़ टू प्रोवाइड यू विथ बोथ अ रेगुलर इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ। कि अगर हम बात करते हैं इनकम फंड की, तो जो इनकम फंड का जो बेसिक एम होता है कि इनकम फंड हमें प्रोवाइड करती है कि हमें एक रेगुलर इनकम मिले और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ मिले। दिस इज़ वाई दे इनेबल इन्वेस्टर टू प्लेस देयर मनी इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। कि ये इन्वेस्टर्स को इनेबल करती है कि वो अपनी मनी को प्लेस करे किसी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जैसे कि हमारे बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, वो है हमारा ग्रोथ फंड। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ फंड इज़ टू प्रोवाइड कैपिटल ग्रोथ और एप्रिसिएशन। कि अगर हम देखें कि जो ग्रोथ फंड के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो ये होते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करते हैं कैपिटल ग्रोथ और अप्रिसिएशन। दे टेंड टू इन्वेस्ट इन स्कीम वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ग्रोइंग इज़ हाई। कि जो पर्टिकुलरली ग्रोथ फंड का जो टेंड है कि हम जो भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो पॉसिबिलिटी है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट की वो धीरे धीरे ग्रो होने लगती है और हाई होती है। दिस मेक डैम रिस्की बट केपेबल ऑफ जनरेटिंग गुड रिटर्न्स। तो इसका ये होता है कि जो हमारे ग्रोथ फंड है वो बहुत रिस्की भी होते हैं और ये कैपेबल करते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें। अनलाइक द इनकम फंड, ग्रोथ फंड आर कंसंट्रेट मेनली ऑन लॉन्ग रन गेंस। कि अगर हम देखें कि जिस तरीके से हमारा इनकम फंड की जो मेन कंसंट्रेशन होती है वो लॉन्ग रन गेंस के लिए होती है, तो जो हमारे ग्रोथ फंड्स हैं उनकी भी जो कंसंट्रेशन है वो एक लॉन्ग रन गेंस की होती है, जैसे कि हमारे कैपिटल एप्रिसिएशन। दे डू नॉट ऑफर रेगुलर इनकम एंड दे एम एट अ कैपिटल एप्रिसिएशन इन द लॉन्ग रन। कि ये हमें एक रेगुलर इनकम तो नहीं देते, लेकिन इनका एम क्या होता है कि एक कैपिटल एप्रिसिएशन में रहे लॉन्ग रन के अंदर। उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट एक्स इन्वेस्टमेंट से। कि अगर हम इसको जो हमारे ग्रोथ फंड है उनको हम नेक्स्ट एक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं।
उसके बाद मैं आपको कुछ ग्रोथ फंड के फीचर्स की बात करता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले पॉइंट की, तो द ग्रोथ ओरिएंटेड फंड एम्स एट मीटिंग द इन्वेस्टर्स नीड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कि जो ग्रोथ है हमारे ओरिएंटेड फंड की, उसका एम होता है कि हम इन्वेस्टर्स की मीटिंग करें जो कि अपने कैपिटल एप्रिसिएशन की नीड को ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देयरफॉर कन्फर्म्स टू द फंड ऑब्जेक्टिव बाय इन्वेस्टिंग द फंड्स प्रीडोमिनेंटली ऑन इक्विटीज़ विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है हमारे ग्रोथ फंड्स की, वो कंफर्म करती है कि जो भी हमारा फंड का ऑब्जेक्टिव है, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी फंड के अंदर, वो किसी इक्विटी के अंदर हो और उससे हमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल मिले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। द फंड ट्राइज टू गेट कैपिटल एप्रिसिएशन बाय टेकिंग मच रिस्क एंड इन्वेस्टिंग ऑन द रिस्क बेयरिंग इक्विटीज़ एंड हाई ग्रोथ इक्विटी शेयर्स। कि ये जो फंड होते हैं हमारे ग्रोथ फंड्स, ये ट्राई करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन को लेके। तो हम ये जब कहते हैं कि हम किसी कैपिटल एप्रिसिएशन को ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और इन्वेस्ट करता है उस रिस्क के अंदर जो कि हम बियर कर रहे हैं अपने इक्विटीज़ के अंदर, और ये एक हाई ग्रोथ इक्विटी शेयर्स को बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द फंड में डिक्लेयर डिविडेंड बट इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ फंड की, तो ये फंड जो होते हैं ये डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को, लेकिन इनका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कि ये जो फंड होते हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो क्या है, दिस इज़ द बेस्ट सूटेड टू द सैलरीड और बिजनेस पीपल हु हैव हाई रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डिफर लिक्विडिटी, दे कैन एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर फ्यूचर नीड्स। कि अगर हम देखें कि ये जो फंड्स होते हैं हमारे ग्रोथ फंड्स, ये जो बेसिकली सैलरीड और बिजनेस पीपल के लिए होते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क को बियर कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उनकी जो एबिलिटी होती है वो एक डिफर लिक्विडिटी की होती है, और इसके अंदर जो भी हम वेल्थ है हमारा उसको एक्यूमुलेट करते हैं फ्यूचर नीड से। तो बेसिकली मेरे को ये बताना था कि आप लोगों को कि जो ग्रोथ फंड है वो बेसिकली सूटेड करती है सैलरीड और बिजनेस पीपल को, क्योंकि जो सैलरीड और बिजनेस पीपल होते हैं वो ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं, हाई रिस्क बियर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनके पास एक रेगुलर इनकम आ रही होती है, और वो जो एबिलिटी होती है उन सैलरीड और बिजनेस पीपल की, वो रिफ़र करती है लिक्विडिटी को, और जो भी हम अपना वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो एक फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फंड की बात करते हैं, वो है हमारा लिक्विड फंड। द सोल पर्पज़ ऑफ द लिक्विड फंड इज़ टू प्रोवाइड अ कवर ऑफ लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। कि अगर हम देखें कि जो हमारे लिक्विड फंड का एक सोल पर्पज़ होता है कि हम अपने इन्वेस्टर को कवर दे रहे हैं किसी लिक्विडिटी को लेकर। विद दिस एज द गोल दे इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कि अगर हम देख रहे हैं कि जो हमारा गोल है इस लिक्विडिटी फंड का, वो क्या है कि हम एक इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी कवर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब हम लिक्विड फंड्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होता है, जैसे हमारे ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। दे आर सेफर एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ फंड्स। कि अगर हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन की, तो ग्रोथ फंड से ये ज़्यादा सेफ़ होते हैं और ये जनरेट करते हैं एक मॉडरेट रिटर्न को। मीन्स कि जो इसका रिटर्न होता है वो भी एक मॉडरेट लेवल का होता है। लेकिन ग्रोथ फंड की हम बात कर रहे थे, तो ग्रोथ फंड में अगर आप देखेंगे तो रिस्क ज़्यादा होती है, और रिस्क ज़्यादा होने के साथ साथ हमें रिटर्न भी हाई होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड मैंशनड अबव, इन्वेस्टर इन इंडिया कैन आल्सो इन्वेस्ट इन ग्लोबल और international funds. These are the funds which promote investment in assets located outside the home country. Although they can augment the diversity of your portfolio, they can also prove to be unsafe as they are subject to several political and economic risks beyond the control of the investor. कि अगर हम अपार्ट इन सारे म्यूचुअल फंड की बात करें कि जो भी हमने टाइप्स पढ़े हैं अभी ऊपर म्यूचुअल फंड्स के, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया की, वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ग्लोबल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकता है, जिनको हम ग्लोबल या इंटरनेशनल फंड्स भी कहते हैं। तो ये जो फंड्स होते हैं हमारे ग्लोबल और इंटरनेशनल फंड्स, ये प्रमोट करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलरली होम कंट्री के अंदर आउटसाइड से किसी भी पर्टिकुलर एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर किसी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो को हम डाइवर्स करते हैं, और ये प्रूव करता है कि ये अनसेफ है, और साथ साथ जो भी सर्वल हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिस्क हैं वो इस पर्टिकुलरी फंड्स में होती हैं, जो कि एक इन्वेस्टर कंट्रोल करने के बाहर होता है। कि मतलब अगर हम बात करते हैं इस फंड्स की,
तो जो भी इसके अंदर जो भी हमारे रिस्क होते हैं उसको एक इन्वेस्टर इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उसके कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं। और इसके अंदर हम ये कहें तो इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर होम कंट्री से आउटसाइड किसी एसेट्स को के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम प्रमोट करते हैं ग्लोबल और इंटरनेशनल फंड को। तो आज का जो हमारा यूनिट 5 का जो लेक्चर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो हमारी यूनिट 5 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और जो हमने आज लेक्चर पढ़ा है 45 लेक्चर, वो हमने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पढ़ा है। हमने यहाँ पे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में डिटेल में स्टडी की है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और आप लोगों को अपने के एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।